नमस्कार दोस्तों, आज एक और विषय के साथ आपके समक्ष में उपस्थित हूँ और वो विषय है व्यंजन से संबंधित। मात्राओं के आधार पर जो व्यंजन के प्रकार हैं वो हम आज चर्चित करेंगे, उसकी चर्चा होगी। मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार। देखिए, हमने व्यंजन किए, स्पर्श व्यंजन किए, अंतस्थ व्यंजन किए, ऊष्म व्यंजन किए। तो इन व्यंजन के अनुसार मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात समझाई थी कि जो व्यंजनों का जो क्रम है वो हमें सही ध्यान रखना है, याद रखना है, क्योंकि जब हम व्यंजन के क्रम को सही रूप में ध्यान रखेंगे तभी हम उच्चारण स्थान कर पाएंगे और तभी हम जो व्यंजन के प्रकार हैं उनको समझ पाएंगे। ये एक जो क्रम निश्चित है ये आपको याद करना है, समझना है। इसी पर कई जो विषय हैं वो आधारित हैं। तो हमने क से म तक स्पर्श व्यंजन किया, क ख ग घ ङ, क वर्ग के 5। इसी प्रकार जो पांचों वर्ग हैं क च ट त प, क से म तक जो है 25 जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद य र ल व हमने किया था, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर हमने श श स ह हमने ये पढ़े तो वो कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। उसके बाद हमने किए संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ और श्र। तो ये हमने व्यंजन किए। आज हम मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार करेंगे। दो शब्द आपने सुने होंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। ये मात्राओं के आधार पर, ध्वनि के आधार पर व्यंजन के प्रकार हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो अल्प प्राण के बारे में हम पहले जानेंगे। अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का अर्थ यहां पर है प्राणवायु से। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु कम निकलती है, अधिक वेग से नहीं निकलती, वो होते हैं अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन को समझने के लिए हम यहां पर जो हमारी व्यंजन व्यवस्था है उसको लिखेंगे। क ख ग घ और ङ। उसके बाद पता है आपको च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये जो क्रम है ये आपको याद होना चाहिए, अनिवार्य है। अब अल्प जो प्राण है जिसमें व्यंजन कम प्राणवायु के साथ सामान्य रूप से हमारे मुख से निकलते हैं। अब इसके लिए एक सीधा सीधा जो सूत्र है, जो ट्रिक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। उस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपको अल्प प्राण महाप्राण में कोई समस्या नहीं होगी, झट से आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो अल्प प्राण के लिए आप एक डिजिट याद कर लीजिए, 1 3 5 135 135 135। अब यहां पर समझ गए होंगे आप, जो क्रम है वो क्रम क्या है। ये हमारा 1 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 5 है। तो जो ये पहले हैं और जो ये तीसरे हैं और ये जो पांचवे हैं, इन्हें हम अल्प प्राण कहेंगे।
आपको क्रम याद है क से म तक का, आपको केवल क्या याद रखना है 1, 3 और 5। बस एक का अर्थ है वर्गों की जो पहली लाइन ऊपर से नीचे इस रूप में, उसके बाद तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, ग ज ड द ब। फिर यम गणनम एक सूत्र बताया था मैंने आपको, संस्कृत में ये सूत्र होते हैं क च ट त प, मैंने पहले बताया था आपको, ग ज ड द ब, ये भी संस्कृत का सूत्र है याद करने के लिए अल्प प्राण ध्वनियों को। फिर यम गणनम, ये भी संस्कृत का सूत्र है। तो ये तीन जो पंक्तियां आपको दिख रही हैं ऊपर से नीचे, ये होंगी आपकी अल्प प्राण। याद हो गया 135 क से म तक आप याद रखिए इनका क्रम, और क्रम को ध्यान में रखते हुए 1, 3 और 5, पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ण आपको व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके अल्प प्राण है। अब देखिए क च ट त प आसानी से हमारे मुख से निकल रहे हैं, ग ज ड द ब, ङ य न न म, एक ही वेग से हमारे मुख से निकल रहे हैं, इसलिए इनको अल्प प्राण कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जो प्राणवायु है वो कम निकलती है, अधिक वेग से नहीं निकलती। इसके अतिरिक्त जो अल्प प्राण है हमारे वो और कौन से हैं देखिए, य, र, ल और व। ये कौन से व्यंजन बताए थे आपको, अंतस्थ व्यंजन। तो जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन ये भी हमारे क्या है, अल्प प्राण है, अंतस्थ व्यंजन। और इसके अतिरिक्त जो ड़ ध्वनि आपको उच्छिष्ट व्यंजन करवाए थे, उच्छिष्ट व्यंजन दो बताए थे, ड़ और ढ, सड़क और ढक्कन, ड़ और ढ उच्छिष्ट, जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जिह्वा है वो पीछे की तरफ मोल्ड होती है, मुड़ती है। तो उन उच्छिष्ट व्यंजनों में से जो ड़ है, जिसके ड के नीचे ये देख रहे हैं आप, ये बिंदी जिसमें लगाई जाती है पद बिंदु, तो ये भी आपका अल्प प्राण होता है। बस अल्प प्राण में और कुछ नहीं है। आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि अल्प प्राण में वर्गों की पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति ऊपर से नीचे और पांचवी पंक्ति ऊपर से नीचे, ये 5, ये 5 और ये 5, 15 और 1 2 3 4, 19 और एक ड़ 20। अल्प प्राण जो व्यंजन ध्वनियां होती हैं वो 20 होती हैं। 20 कैसे, एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 3 है 15 हो गई, 4 ये है अंतस्थ व्यंजन 19 हो गई, और एक ड़। तो अल्प प्राण ध्वनियां 20 है। इनका उच्चारण सामान्यतः दूसरे व्यंजनों की अपेक्षा बहुत कम गति से होता है, वायु कम निकलती है, इसीलिए इन्हें अल्प प्राण हम कहते हैं। समझ आ गया। अब इसके बाद दूसरा है, और एक याद रखेंगे 1 3 5, 135 अल्प प्राण के लिए ये अंक है। अब हमारा जो अगला आता है वो है महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण। अब इसमें महा शब्द जो है उससे स्पष्ट हो रहा है, महा का अर्थ बड़ा, विशाल, अधिक। तो प्राण अर्थात प्राणवायु, जब प्राणवायु अधिक निकले, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु अधिक निकले, तो वो हमारे होते हैं महाप्राण व्यंजन। व्यंजन के मात्राओं के आधार पर अर्थात उच्चारण के आधार पर ये भेद है। तो महाप्राण को याद रखने के लिए हमें केवल 2 डिजिट वाला शब्द याद रखना है।
वो कौन सा है? वर्गों का दूसरा और चौथा। तो इसके लिए हमें याद रखना है 24। अल्प प्राण के लिए हमें याद रखना है 135, 135, और महाप्राण के लिए 24। 24 में 2 का मतलब क्या है? वर्ग की दूसरी लाइन, और 4 का मतलब है चौथी। देखिए, पहली है क, दूसरी है ख, ठीक है, ग और क, ख, ग, घ और ङ। हमें केवल क्या चाहिए? ये चाहिए, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, वही तरीका है जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं नंबर 2 पर, और ये जो दिखाई दे रहे हैं नंबर 4 पर, 1 2 3 4। तो ये दूसरी लाइन ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ। तो ये जो 2 पंक्ति आपको दिखाई दे रही हैं मित्रों, ये आपकी है महाप्राण। अब इनका उच्चारण करके देखो। ख, हम कहते हैं क आराम से निकल रही है ध्वनि, तो अल्प प्राण। ख जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो थोड़ी सी रुकती है तालु में और तेजी से बाहर निकलती है। महाप्राण, प्राण वायु बहुत तेजी से बाहर निकलती है, इसीलिए इसे महाप्राण कहा गया है। ऐसे ही यहां पर छ, हम बोलते हैं छ, यहां पर भी आपके मुख के अंदर के भाग पर बल पड़ रहा है, जोर आ रहा है। इसका अर्थ हवा या ध्वनि जो है वो तेजी से बाहर निकल रही है। ठ, ठ, थ, फ, ऐसे ही घ, झ, ढ, ध, भ। ये भारी भरकम शब्द है, व्यंजन है। तो भारी भरकम व्यंजन क्यों कहा? क्योंकि इनको बोलते समय हमें अधिक बल लगाना पड़ता है, बलाघात से ये उच्चरित होते हैं, इसीलिए इन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। अब इसके अतिरिक्त महाप्राण व्यंजन में और कौन से हैं? देखिए, हमने ये व्यंजन किए थे श, श, स, श, श, स और ह। ठीक है, ये हमने कौन से व्यंजन किए थे? याद है आपको? ऊष्म व्यंजन। तो ये जो ऊष्म व्यंजन है, इन्हें हम मात्राओं की दृष्टि से महाप्राण व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी है ये श, श, स, ह, और महाप्राण व्यंजन भी है। इसके अतिरिक्त हमने उच्छिप्त व्यंजन आपको 2 बताए थे, ड और ढ। तो जो ड है वो तो हो गया आपके अल्प प्राण में, और जो आपका ढ है जो बच गया, ये आपका हो गया महाप्राण में। ठीक है, ये आपकी वर्ण व्यंजन व्यवस्था है क से लेकर म तक, और जो ऊपर से नीचे दूसरी पंक्ति है उसमें आने वाले सभी व्यंजन, और चौथी पंक्ति जो है उसमें आने वाले सभी व्यंजन, प्लस ऊष्म व्यंजन जो 4 है श, श, स, ह और ढ। अब ये आपके होंगे महाप्राण। इनका उच्चारण करते समय हवा अधिक तीव्र गति से निकलती है। श, श, स, ह, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 5 ये
5 ये 10 और 4 14 है और एक 15 है। तो महाप्राण जो है व्यंजन वो कितने हैं? 15 है। और अल्प प्राण व्यंजन कितने बताए थे आपको? 20। हाँ, तो महाप्राण और अल्प प्राण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अल्प प्राण के लिए संख्या याद रखिए 135, और जो इसके अतिरिक्त व्यंजन है वो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व और ड़, य र ल व और ड़। ठीक है। उसके बाद अल्प जो महाप्राण है उसके लिए संख्या याद करनी हमें 24, याद रखिएगा। 24 में 2 का अर्थ है दूसरी पंक्ति वर्गों की और 4 का अर्थ है चौथी पंक्ति वर्गों की। इसके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन हो गए श, श, स, ह, और उत्क्षिप्त व्यंजन जो 2 बताए थे आपको, उनमें से पहला जो है ड़ वो है अल्प प्राण और दूसरा जो ढ़ है वो है महाप्राण। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपको। अब हमारा अगला जो विषय है वो है घोष अघोष। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अवश्य ही आते हैं, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष अघोष। घोष देखिए, घोष, या हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं सघोष। अब घोष शब्द जो है घोषणा, घोषणा करना। जब कोई चीज की घोषणा की जाती है बड़े उच्च स्वर से की जाती है, बड़े ऊंची आवाज में उसको घोषित किया जाता है, उद्घोषित किया जाता है। तो उसी आधार पर जो ये शब्द है घोष या सघोष, यानी जिसमें घोष स्वर, तेज स्वर, बड़े ऊंचे जो स्वर है वो होते हैं। स्वर का अर्थ यहाँ पर आवाज की से मैं कह रहा हूं। तो घोष और सघोष ये व्यंजन है। अब ये कौन से हैं? इसके लिए हम याद रखेंगे 3, 4, 5। ये याद रहेगा आपको, वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। देखिए क्रम वही है। प, क्रम आपको याद करना जरूरी है। प, फ, ब, भ, अ, म। अब हम व्यंजन कर रहे हैं घोष, जिन्हें सघोष भी कहते हैं। उसके लिए आपके पास ट्रिक है 3, 4, 5। 3, 4, 5 में तीसरी पंक्ति देखिए, ये सभी जो है ये घोष है। पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, चारों में से आपको दिया जाता है क, ल, ज या ण, या आपको दिया जाता है ट। तो उन चारों में से एक ज होगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो 3, 4, 5 है, इसका ये ट्रिक है सघोष की। ये सघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, कौन सा है? तो आप अगर ये डिजिट याद रखेंगे तो आपको झट से पता लग जाएगा कि हाँ ये तो 3 वाली लाइन में आता है, जो दिया हुआ है ज, तो ये आपका सघोष है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है न, और 4 ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन दिए जाते हैं। आप सीधा देखोगे कि जो न है वो कौन सी पंक्ति में है? 5वीं पंक्ति में है। तो 5वीं पंक्ति का मतलब ये 3, 4, 5 इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है। तो इसमें भी क्लियर हो जाएगा कि ये आपका सघोष व्यंजन है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे।
तो ये जो अंतिम वर्ग है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये लास्ट की तीनों पंक्तियां ऊपर से नीचे तक ये आपकी सघोष होंगी। ग ज ड द ब घ झ ढ ध भ ङ य ण न म। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त और घोष क्या होते हैं? जो हमने उत्क्षिप्त व्यंजन किए थे, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 किए थे, वो दोनों इसमें आएंगे। ये तीनों पंक्तियां प्लस ड़ और ढ, ये आपके आएंगे सघोष में। सघोष कह लीजिए या घोष कह लीजिए, एक ही उसका अर्थ है। ठीक है। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व, य, र, ल, व और ह। ठीक है। ये आपके आएंगे सघोष में। 5, 5, 10, 5, 15 है, 16, 17, 18, 19, 20 और 2, 22। घोष जो है उनकी संख्या है 22। 15 और 5, 20 और 2, 22। ठीक है। ये आपको समझ आ गया घोष सघोष। अब 345 इसकी ट्रिक है, ट्रिक नंबर है, डिजिट है, आपको याद रखना है। क से म तक 345, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है। अब हम करेंगे अघोष। हम इसको मिटा देते हैं। अघोष, अघोष अर्थात जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि में घोष अर्थात तेज स्वर उत्पन्न ना हो, वो होते हैं हमारे अघोष। हम यहां अघोष लिख देते हैं। अघोष, इसकी जो ट्रिक है वो है, अघोष की ट्रिक का डिजिट है 12 है। अर्थात आप समझ गए हैं कि जो पहली पंक्ति है ऊपर से नीचे, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है। ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी अघोष ध्वनियां कहलाती हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। पहली और दूसरी अघोष, तीसरी, चौथी, पांचवी सघोष। सीधा है इसमें, पहली 2 अघोष, तीसरी, चौथी, पांचवी, अंतिम 3 सघोष। अब इसके अलावा जो आपके श, श और स, ह इसमें नहीं आएगा। ह आपका हो गया सघोष में, इस बात का ध्यान रखना है। जब हम अल्पप्राण महाप्राण करेंगे तो वहां पर तो वो इकट्ठे आ रहे हैं चारों, लेकिन जब हम घोष अघोष करेंगे तो ध्यान रखना है, जब हम अघोष करते हैं पहली 2 पंक्तियों को समझते हैं ऊपर से नीचे, तो और साथ में उष व्यंजन लिखते हैं, तो श, श, स, ये 3 ही हम इसमें काउंट करेंगे। इसके बाद जो स के बाद ह आता है वो आपका जा चुका है किसमें? सघोष व्यंजन में। तो इस प्रकार आपको सघोष अघोष व्यंजन समझने में मुश्किल नहीं होगी। अल्पप्राण महाप्राण सघोष और अघोष इस तरह से हम समझ सकते हैं और बार बार हम लिखकर अभ्यास कर सकते हैं। एक और मैं बताना चाहूंगा आपको, एक व्यंजन का प्रकार है द्वित्व व्यंजन। यह भी पूछ लिया जाता है पेपर में। व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व अर्थात 2 और व्यंजन अर्थात व्यंजन। जब 2 एक जैसे व्यंजन किसी शब्द में आते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पहले बताया था आपको, कच्चा, एक जैसे च और च, आधा च हलंत के रूप में लिख सकते हैं हम, और पूरा च। तो एक जैसे 2 व्यंजन
जहां पर होंगे वो होगा द्वितीय व्यंजन। ऐसे ही हम लिख सकते हैं सच्चा, ठीक है, इसमें दो च आधा और पूरा है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं शब्द चम्मच, ठीक है, म हलंत और म। तो एक जैसे दो व्यंजन, एक जैसे दो व्यंजन होंगे तो उसे हम द्वितीय व्यंजन कहेंगे। अगला है संयुक्त व्यंजन। हमने पहले किया है, ये एक साथ करने जरूरी है, इनमें अंतर हमें कई बार कंफ्यूज कर देता है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब इनमें ये व्यंजन जो है अकेले हैं, दिखने में क्ष, त्र, ज्ञ अपनी एक अलग ही व्यंजन की ध्वनि को ये प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जब हमने द्वितीय व्यंजन किया था वहां पर अलग अलग एक जैसे दो व्यंजन थे, इसलिए उनको द्वितीय व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में हमने लिखा है क्ष, त्र, ज्ञ, ये अलग अलग उनसे व्यंजन से बने हैं, क और श से, त और र से, ज और हलंत लगेगा इसमें य से, श और र से। और इसको हम और विच्छेद करके लिखेंगे तो इनमें अ की ध्वनि और बाद में जुड़ जाएगी, श के बाद अ, क्ष, त्र, ज्ञ, श, र। तो ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। एक और शब्द होता है संयुक्त अक्षर, मैं यही इसी के साथ ही लिख रहा हूं, आप इसको देखेंगे ध्यान से। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर, आपको इन दोनों में अंतर आना चाहिए। एक होता है संयुक्त अक्षर, एक होता है संयुक्त व्यंजन। तो जो संयुक्त अक्षर होता है उसमें आपके अलग अलग व्यंजन होते हैं। जैसे हम लिखते हैं शुद्ध, तो इसमें द्वितीय व्यंजन में और इसमें अंतर क्या है? द्वितीय व्यंजन और लिख देते हैं द्वित्व। अब इसमें था पक्का, इसमें एक जैसे दो व्यंजन है क और क, लेकिन यहां पर आप देखेंगे एक द है और एक ध है, ठीक है। तो यहां अलग अलग व्यंजन है दोनों। द्वितीय व्यंजन में अलग अलग व्यंजन नहीं है, द्वितीय व्यंजन में एक जैसे व्यंजन है, इसीलिए इन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। दोनों ही एक जैसे व्यंजन होते हैं। लेकिन संयुक्त अक्षर में हमारे द और ध दोनों अलग अलग व्यंजन है, दोनों का एक साथ प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे एक शब्द है स्थान, स्थान में आधा स हलंत स और थ, तो ये क्या हो गया आपके संयुक्त अक्षर। अब इनको हम व्यंजन नहीं कह सकते, क्योंकि व्यंजन जो है वो एक ध्वनि होती है अपने आप में, जबकि ये दो ध्वनियां हैं। तो दो ध्वनियां मिलकर अक्षर बनाती है, ना कि व्यंजन बनाती है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। दो अलग अलग व्यंजन जिसमें एक आधा होता है एक पूरा होता है, एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, वो होते हैं संयुक्त अक्षर। जब दो एक जैसे व्यंजन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो वो होते हैं द्वितीय व्यंजन। और क्ष, त्र, ज्ञ ये है संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि अल्प प्राण महाप्राण के लिए जो डिजिट होगा वो होगा 135, अल्प प्राण के लिए, महाप्राण के लिए होगा 24 और सघोष के लिए होगा 345 और आपका अघोष उसका होगा 12। ये आपको याद रखने हैं, क्रम याद रखना, इनको अच्छे से समझ लेना है, तो आपको अल्प प्राण महाप्राण समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये हमारे विषय रह गए थे, एक ही टॉपिक में कई विषय शामिल होते हैं, इसलिए कुछ विषय जो है वो रह जाते हैं। तो आशा है कि आपको मात्राओं से संबंधित ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे,
ताकि उन कमेंट्स को पढ़कर हमारा उत्साहवर्धन हो और कहीं कोई कमी रह गई हो तो हम उसको